जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये 16 नंबर प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 है, बीएसएससी इंटर लेवल का, रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है। दोस्तों, इससे पहले 15 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका प्लेलिस्ट इस वीडियो के प्लेलिस्ट में शामिल बना चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। वहाँ प्लेलिस्ट रुक्मणी प्रकाशन के नाम से मिलेगा, उसमें 15 और ये 16 वीडियो अपलोड होगा। सीरियल वाइज आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि देख लिया तो उसे रिवीजन कर लें और अपने तैयारी को और मजबूत कर लें। दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही करंट अफेयर से संबंधित भी प्रश्न मैं ला रहा हूं। दोस्तों, करंट अफेयर, स्पीडी करंट अफेयर से, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अब ला रहा हूं। इससे पहले मैं वन लाइनर फॉर्म में लाया था पूरे साल भर का करंट अफेयर, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूरे साल भर का करंट अफेयर में ला रहा हूँ। यदि आप उसे भी देखना चाहते हैं तो उसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, और इन सभी प्ले लिस्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, पढ़ लिए हैं तो रिविजन कर सकते हैं, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं 16 नंबर प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसमें दिया गया है 16 नंबर प्रश्न में, किस राज्य में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। काफी आसान प्रश्न है। किस राज्य में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है, तो केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। केरल राज्य में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। एक ओणम है, एक पोंगल है। आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, पोंगल पोंगल तमिलनाडु में और जबकि ओणम केरल में। ओणम को ओ और के से केरल, तो ओके हम ओके लिख दीजिए, ओ से ओणम और के से केरल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ओके याद रखिए, तो इससे आपको याद रहेगा कि ओणम है जो केरल का है और पोंगल है जो तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। और इसमें यदि हम कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार का नाम देखें, जैसे नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों, नमस्ते ओरछा महोत्सव। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। चैत्र यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। संगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई उत्सव। धानु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। धानु यात्रा। और उगादी त्यौहार मनाया जाता है कर्नाटक में। उगादी त्यौहार। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। और पुथांडु तमिलनाडु में। पुथांडु त्यौहार का मनाता है तमिलनाडु में। ये कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। कब? तो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है, उसे समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। और तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी जयंती की सामाजिक न्याय दिवस के रूप में किसे मनाएगी, तो सामाजिक न्याय दिवस के रूप में ईवी रामास्वामी के जन्म दिवस को मनाने की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। और समर्पण दिवस किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को मनाया जाता है समर्पण दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि को उपलक्ष्य में मनाया जाता है समर्पण दिवस, ठीक है। तो इस प्रकार चारों ऑप्शन का मैं बता दिया हूं दोस्तों, चारों ऑप्शन के रूप में मैं इसे दिखा दिया हूं। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य होता है, तो एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक्यूवेरिन भारत और मालदीव के बीच होता है दोस्तों। भारत और मालदीव के बीच एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत और अमेरिका के सैन्य अभ्यास किस नाम से जाना जाता है, तो युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। और भारत और मिस्र के बीच संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट आयोजित हुआ था। भारत और किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन फर्स्ट हुआ था, ठीक है। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। भारत और मालदीव के बीच एक्यूवेरिन भारत और मालदीव के बीच। 4 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य
कौन नहीं, ये प्रश्न पूछा है। तो बिम्स्टेक का सदस्य इनमें से कौन नहीं है, ये है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मालदीव है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? मालदीव। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये होता है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। बिम्स्टेक में कितना देश है? तो कुल 7 देश हैं दोस्तों बिम्स्टेक में, जिसमें भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान है। इसमें मालदीव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 5 नंबर में, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि को तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। किसका? गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गुजरात का तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गुजरात का कितना है? तो गुजरात का 1214.7 किलोमीटर है तटरेखा। तो गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा है। यदि आपसे पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो आंध्र प्रदेश का प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो आंध्र प्रदेश का प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है। भारत में जो तटरेखा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भारत में तटरेखा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितना है दोस्तों? एक यदि सिंपल तरीके से हम यदि पढ़े भारत का मैप, तो भारत में जो तटरेखा है कितने राज्यों से लगा हुआ है? तो 9 राज्य है जिसकी तटरेखा है। 9 राज्य भारतीय तटरेखा के रूप में शामिल है। 9 राज्य के किनारे हैं भारत में। कितने राज्यों में? तो 9 राज्य में। कौन कौन है? तो यहाँ पर गुजरात हो गया दोस्तों, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल। तो इधर में 5 ठो और इधर में 4 गो। फिर तमिलनाडु हो गया दोस्तों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इधर 4 गो और इधर 5 गो, कुल मिला कितना? तो 9 ठो। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 9 राज्य हैं भारत का जो तटरेखा से जुड़ी हुई है। भारत में कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत में कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 मीटर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत में। जब भी आपसे पूछ ले भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। कितना है? तो 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का। द्वीपों सहित जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस सभी को मिलाकर शामिल करके कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? सभी द्वीपों को मिलाकर तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर कुल तटीय लंबाई है द्वीपों सहित। तो ये याद रखना है दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने पॉइंट बताया है, इतना याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गुजरात का तटीय रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्य का सदस्य नहीं है? 7 सिस्टर राज्य का सदस्य नहीं है कौन? सिक्किम नहीं है। 7 सिस्टर राज्य का सदस्य सिक्किम नहीं है। सिक्किम है जो 7 सिस्टर राज्य का सदस्य नहीं है दोस्तों। 7 सिस्टर राज्य का सदस्य कौन नहीं है? सिक्किम नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिक्किम हो गया, सिक्किम यहाँ पर है। फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ पर मेघालय। ये 7 सिस्टर के आता है दोस्तों। और बीच में असम। कौन कौन आता है 7 सिस्टर में? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और असम। ये पूरे जो आता है यहाँ तक के क्षेत्र का, ये पूरा 7 सिस्टर में आता है और सिक्किम 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 36। यदि हम सिक्किम को देखें, सिक्किम को फलों का उद्यान का शहर कहा जाता है। भारत के फलों के उद्यान का शहर सिक्किम को कहा जाता है। बड़ी इलायची सिक्किम में पाया जाता है दोस्तों। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल है जो आपको एशियाई महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? एशिया महाद्वीप देश में स्थित है गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन के बीच स्थित है। मंगोल और चीन के बीच स्थित है क्या? गोबी मरुस्थल का विस्तार है।
गोबी मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? मंगोलिया और चीन के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, एशिया में गोबी मरुस्थल अवस्थित है। ठीक है, यदि हम देखें इसमें अफ्रीका में स्थित है कौन सा मरुस्थल? तो अफ्रीका में आपको कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका के मध्य में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका के मध्य में स्थित है क्या? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी है जो अफ्रीका के मध्य में स्थित है, और सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। यह विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। कौन? तो सहारा मरुस्थल। तो अफ्रीका में दो, एक उत्तरी सहारा में, उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, और अफ्रीका के मध्य में है कालाहारी मरुस्थल। यदि हम देखें चीन में क्या कौन सा मरुस्थल है? तो चीन में है तकला मकान मरुस्थल, जो सिंकियांग चीन में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका में देखें, उत्तरी अमेरिका है ये। दक्षिण अमेरिका में यदि हम देखें, अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है अटाकामा मरुस्थल, उत्तरी चिली में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा 7 का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है, एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ विनिर्देशनों में शामिल किया गया है। तो विनिर्देशनों में MHZ शामिल किया गया है किसमें? कालंद गति में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, कालंद गति में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 9 में, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2025 तक भारत सरकार ने जो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, कब? 2025 तक भारत टीबी से मुक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारत ने 2027 तक मलेरिया मुक्त करने का घोषणा भारत ने कब किया है? तो 2027 तक मलेरिया मुक्त करने के लिए भारत ने घोषित किया। मलेरिया मुक्त करने के लिए 2027 तक, टीबी 2025 तक, और 2030 तक मलेरिया को तो पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक क्या है? पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। यदि हम देखें 2047 तक भारत को स्वतंत्र ऊर्जा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक है जो भारत स्वतंत्र ऊर्जा बनने का, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य है 2047 तक, और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 2025 तक टीबी मुक्त, मलेरिया मुक्त 2027 तक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो बर्गिस कुरियन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। डॉक्टर बर्गिस कुरियन है जो डेविस पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बर्गिस कुरियन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। बर्गिस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो बर्गिस कुरियन को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, श्वेत क्रांति का समर्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया था। बर्गिस कुरियन ने कब किया था ऑपरेशन फ्लड? तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किए थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक है फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है। दुनिया में नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी प्लेयर पोलैंड को, ये कहाँ की प्लेयर है? पोलैंड की है। ईगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। चेक रिपब्लिक की कैरोलिना बुचोवा को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक जीता है महिला एकल का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक पुस्तक, अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी हुई कृति है अंधेर नगरी चौपट राजा। यदि हम देखें इसमें सुरेंद्रनाथ पंत की, तो पल्लव और चिताम्बरा सुरेंद्रनाथ पंत की लिखी हुई पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है पल्लव और चिताम्बरा। यदि महादेवी मैथिली शरण गुप्त का देखें तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई पुस्तक है भारत भारती किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है भारत भारती। और कुछ देखते जयशंकर प्रसाद ने कामयानी आंसू और लहर जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई पुस्तक है। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र एवं उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई पुस्तक है। काजी नजरुल इस्लाम ने अग्नि वीणा नामक पुस्तक लिखा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 30 नंबर प्रश्न में, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वह अमित पंघाल को UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो उस ऐप का नाम है मेरी लाइफ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मेरी लाइफ नामक ऐप लॉन्च किया गया है पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। साथी पोर्टल मोबाइल लॉन्च कृषि मंत्री किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। यदि हम देखें ई सारस महिलाओं की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता महिलाओं को सहायता के लिए, स्वयं सहायता महिलाओं की सहायता के लिए ई सारस नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। यदि हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों 15 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 15 सितंबर को, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत 16 सितंबर को। और 17 सितंबर को मनाया जाता है क्या? संगीत दिवस। संगीत दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 17 सितंबर को संगीत दिवस। ऑप्शन नंबर ए 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया भारत का पहला मुख्य समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत का पहला मुख्य समाचार पत्र बंगाल गजट है जो कब शुरू किया गया था? बंगाल गजट 1780 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बंगाल गजट की शुरुआत 1780 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक JM हिक्की हैं। JM हिक्की है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। यदि कुछ और समाचार पत्रों के बारे में यदि हम देख ले, जैसे रस्त गुफ्तार किसने शुरू किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने रस्त गुफ्तार नामक पत्र, रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका दादा भाई नौरोजी ने। सोम प्रकाश किसने शुरू किया था? द्वारकानाथ विधान भूषण ने। संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र ने। नेशनल पेपर देवेंद्रनाथ टैगोर ने। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी ने। द ट्रिब्यूनल दयाल सिंह मजीठिया ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 में। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाया है? तो पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने विश्व विरासत स्थल सूर्य मंदिर जो विश्व विरासत स्थल है उसका निर्माण करवाया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। किसका? सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है 33 में, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वस्तुकार का नाम थे। तो नई दिल्ली इमारत के जो डिजाइन किए थे एडविन लुटियंस और हेवर्ट बेकर ने किया था। एडविन लुटियंस और हेवर्ट बेकर ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नई दिल्ली का डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस और हेवर्ट बेकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कुछ और जो डिजाइन किया हुआ है उसके बारे में देखिए, उनके वस्तुकार के बारे में। जैसे नई संसद भवन जो अभी बना है फिलहाल में जो नई संसद भवन बना है तो उसका डिजाइन किसने किया है? बिमल पटेल ने किया है। नई संसद भवन जो बनाया गया उसका निर्माण बिमल पटेल ने किया है दोस्तों। चंडीगढ़ का निर्माण ली कार्बुजियर ने किया है। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज बिटेट ने किया है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज बिटेट ने किया है। जबकि रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ का उसे नेकचंद सैनी ने किया है रॉक गार्डन का। और मुंबई का ताज होटल का निर्माण सीताराम खांडेर राव बैद एवं DN मिर्जा ने किया है। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण विलियम एमर्सन ने किया है। विलियम एमर्सन ने इसका डिजाइन किया है विक्टोरिया मेमोरियल का। तो कुछ इंपॉर्टेंट थे दोस्तों डिजाइन, वस्तुकार। और सबसे इंपॉर्टेंट है नई संसद भवन। नई संसद भवन का निर्माण किसने किया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो बिमल पटेल ने नई संसद भवन का निर्माण किया है, वस्तुकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है 34 में, MK गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि MK गांधी को किसने दिया था? यह प्रश्न है। तो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। महात्मा की उपाधि दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिए
कुछ उपाधि के बारे में बता देता हूँ। जैसे राजा, राजा नामक उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दिया था? तो अकबर ने, राजा अकबर द्वितीय था जो राजा नामक उपाधि राजा राम मोहन राय को दिया था। ठीक है। विवेकानंद, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद किसने दिया था? तो महाराजा खेतड़ी, खेतड़ी के जो महाराजा थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद दिया था। देश नायक, देश नायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, किसने दिया था नाम? तो महात्मा गांधी ने कायदे आजम नाम दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। और सरदार, सरदार नाम किसने दिया था वल्लभ भाई पटेल का? तो बरदौली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने दिया था। देश रत्न या आजाद शत्रु किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। 35 में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? राजस्थान का राज्य नृत्य के बारे में पूछ रहा है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। घूमर है जो राजस्थान का राज्य नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 36 में, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमलता किस राज्य से संबंधित है? एक छाया कठपुतली कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमलता आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 37 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया 37 में कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो कर्नाटक के पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन नहीं है? तो कर्नाटक से पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है कर्नाटक के पूर्व में से, तो वह मांडवी नदी। मांडवी नदी है जो कर्नाटक के पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। मंजरा, तुंगभद्रा और भीमा सभी कर्नाटक से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जबकि मांडवी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और वो भी गोवा में बहती है मांडवी नदी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। मांडवी नदी गोवा में बहती है और वो पश्चिम की ओर बहती है, ना कि पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? तो मात्र 1% आर्गन है पृथ्वी के वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत आर्गन है? तो 1% आर्गन है पृथ्वी के वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और आर्गन का प्रयोग मुख्यतः विद्युत बल्बों के निर्माण में किया जाता है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैसों और उनकी मात्राओं के बारे में देखें तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है जो 78.08% है। सबसे अधिक कौन सी है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है, जिसका मान कितना है? 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन का है, उसके बाद ऑक्सीजन का स्थान होता है 20.95, उसके बाद आर्गन लगभग 1 है या 93 है, 93.93। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.38% है कार्बन डाइऑक्साइड, और नियॉन 0.018% है। तो सबसे कहा वायुमंडल में अनुमानित आर्गन कितना है? तो लगभग 1%। नेक्स्ट प्रश्न 39 में, जब सरकार अपनी राजस्व आय के अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को क्या कहते हैं? जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तो उसे कहा जाता है राजस्व घाटा। उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो किस योजना में औसत विकास दर सबसे अधिक रही है? कौन सी योजना में औसत विकास दर सबसे अधिक है दोस्तों? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में औसत विकास दर सबसे अधिक रही है कृषि से। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में किया गया था। इसी वक्त कृषि का औसत दर सबसे अधिक रही है। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही आंसर होगा। कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 41 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह कथन कहा था। महात्मा गांधी ने हे राम करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ नमक नारा साइमन वापस जाओ नमक नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था साइमन वापस जाओ। ठीक है, किसने दिया था साइमन वापस जाओ का नारा? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1916 में इन्होंने यह नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
2 में इसमें कहा गया है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारिक और रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है। तो कौन सा वो विभाग था? सहना एवं मंडी था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, सहना एवं मंडी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसमें दिया गया है नेक्स्ट में 43 में 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित खालिस्तान के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था। तो महात्मा गांधी ने कब कहा गया है? तो 1919 में। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने जन आंदोलन प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रॉलेट एक्ट के बारे में देखें तो रॉलेट एक्ट का विरोध शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों, राष्ट्रव्यापी रूप में चलाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी का भारत में रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया यह प्रथम ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन था, प्रथम था ये। और रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा है, काला कानून कहा है गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को। ठीक है दोस्तों, काला कानून। यदि साइमन कमीशन देखें तो साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था और 1928 को भारत आया था साइमन कमीशन। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक एक्ट आया था 6 अप्रैल 1930 को। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह हुआ था कब? तो 6 अप्रैल 1930 को। उसी वक्त नमक सत्याग्रह के वक्त ही 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1884 में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। रॉलेट एक्ट 1919 में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 44 में 16 महाजनपद के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ की से जानकारी मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से मिलती है 16 महाजनपदों का जानकारी। और यदि जैन ग्रंथ से पूछ ले तो जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है और बौद्ध ग्रंथ के उत्तर निकाय से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 45 नंबर प्रश्न में तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तिलहन के बारे में पूछा गया है। तिलहन इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया था, बिल्कुल सही है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल में। ये भी दोनों सही आंसर है। तिल के बारे में कह रहे हैं, तिल है जो उत्तरी भारत में खरीफ के समय में होता है, दक्षिणी भारत में रबी के समय में होता है। तो ये अभी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 46 की ओर। 46 में दिया गया 61 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 46 नहीं 61 में कहा गया भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसका है? भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का आधार राष्ट्रपति को है। आपात स्थिति को घोषित कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कौन घोषित करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा आपात स्थिति घोषित करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का आपात है भारतीय संविधान में। ठीक है, उसमें से एक है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल कम अनुच्छेद 352 के तहत, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। अनुच्छेद 352 है जो भारत में अब तक 3 बार लागू हुआ है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में लागू हुआ है। 2 बार विदेशी आक्रमण के कारण, 1 बार आंतरिक अशांति के कारण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 352 लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 62 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, सूची में सूचीबद्ध है। दिवालियापन और दिवाला है जो भारत की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। तो किस सूची में संबंधित है? तो समवर्ती सूची में है। दिवालियापन और दिवाला है जो समवर्ती सूची में से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 63 नंबर प्रश्न में। 63 में दिया गया है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो साझा उच्च न्यायालय किन राज्यों में है? तो गोवा और महाराष्ट्र में साझा उच्च न्यायालय दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। साझा उच्च न्यायालय कहाँ है? गोवा और महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय यानी बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्थित एक खंडपीठ है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार कुछ और उच्च न्यायालय हैं जहाँ साझा उच्च न्यायालय, उन सभी का नाम मैं बता देता हूँ। तो महाराष्ट्र और गोवा का दोनों साझा उच्च न्यायालय हैं। उसी प्रकार केरल उच्च न्यायालय में भी 2 आता है। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भी केरल है और केरल का भी है। कोलकाता उच्च न्यायालय में भी अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का उच्च न्यायालय और कोलकाता का भी उच्च न्यायालय कोलकाता में ही आता है। चेन्नई उच्च न्यायालय में भी पुडुचेरी संघ आता है और चेन्नई आता है।
और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में पंजाब और हरियाणा है, साझा उच्च न्यायालय है दोस्तों, ठीक है, चंडीगढ़ में। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है। और सिक्किम का एक अपना उच्च न्यायालय है। वर्तमान में यदि हम आपसे पूछ ले कि उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है भारत में, तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न किया गया है 64 में, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार यदि हम देखें तो इसका आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चीन में कागज का आविष्कार हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 65 में। 65 नंबर प्रश्न में कहा गया श्रीलंका को वर्ष में आजादी मिली थी। तो श्रीलंका को वर्ष 1948 में आजादी मिली थी। सिलोन को डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था वर्ष 1948 में। कब? 4 फरवरी 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 4 फरवरी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 66 में कहा गया है तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। यदि आपसे पूछ ले तुर्की का मुद्रा क्या है, तो तुर्गिश लीरा तुर्की का मुद्रा है। और तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद और तारा है, ठीक है। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? वेलिंगटन है। जो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की स्थानीय राजधानी है। तस्मान सागर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। कौन सा सागर पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तस्मान सागर है। कैनवेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनवेरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और न्यूजीलैंड के जो निवासी को क्या कहते हैं? मौरी कहते हैं न्यूजीलैंड के स्थान को। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? कैनवेरा की राजधानी। कैनवेरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की कैनवेरा। और बिली बिली जो चक्रवात आती है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात आती है, उसे बिली बिली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 7 में कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी है जो दोनों तरफ से लिखा जाता था, ये इस लिपि को दो तरफा लिपि से नाम से जाना जाता है, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ से लिखा जाता है। कनिंगम ने 1873 इसमें बताया कि भाव चित्रात्मक लिपि का संबंध ब्राही लिपि से है। भाव चित्रात्मक लिपि का संबंध किससे है? ब्राही लिपि से है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 68 में किसी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहते हैं? तो ब्राही लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ब्राही लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि ब्राही लिपि है। और अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राही है, खरोष्टी है, ग्रीक और अरमाइक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 69 में कौन 2015 में अधिवेशन कौन निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न पूछा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 1915 में थे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। और कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में किया गया था। और 1915 का अधिवेशन कहाँ किया गया था? बंबई में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 57 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध किससे है दोस्तों? ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध चीन से है। चीन की अर्थव्यवस्था को औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, चीन की अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ावा देने से संबंधित है ग्रेट लीप फॉरवर्ड किसके है? चीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है क्या कि 71 में ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है? तो ग्राम पंचायत के किस सदस्यों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है प्रथम 2 वर्ष तक और कार्यकाल के अंतिम 6 माह तक? तो वो किस पर नहीं लगाया जा सकता है? तो मुखिया और किसको? उप मुखिया, इन दोनों पर नहीं लगाया जा सकता। मुखिया और उप मुखिया पर प्रथम 2 वर्ष और अंतिम 6 माह तक नहीं लगाया जा सकता है महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पोवर्टी एंड रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इसका लेखक है
दादा भैनोजी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। दादा भैनोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, जिसे ग्रैंड ओल्ड के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने ब्रिटिश का जो धन निष्कासन की विधि था उसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था? अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। विधेयक 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पंचायती दिवस पंचायती राज के संकल्पना स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 74 में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो महाराजा धीराज धारण करने वाले गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था सबसे पहले। यदि चंद्रगुप्त प्रथम को शासन काल देखें तो 319 से 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के गुप्त संवंत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 के बीच में गुप्त संवंत चलाया था। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था दोस्तों, समुद्रगुप्त था। और यदि हम देखें तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 75 में निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? यह प्रश्न पूछा है। तो ये कहा था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। किसने कहा था? तो एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल यदि हम देखें तो वो कहाँ स्थित है? पालनी पर्वत पर स्थित दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पालनी पर्वत पर कोडाईकनाल है। कहाँ स्थित है? पालनी पर्वत पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पालनी पर्वत पर है कोडाईकनाल। ठीक है, और पालनी हिल्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है पालनी हिल्स? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है पालनी हिल्स। पालनी हिल्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पालनी हिल्स पश्चिम घाट और इलायची पहाड़ियों के पूर्व विस्तार है। ठीक है, कोडाईकनाल हिल्स स्टेशनों को राजकुमारी कहा जाता है। स्टेशनों का राजकुमारी किसे कहते हैं? कोडाईकनाल हिल्स को कहा जाता है। ठीक है, 1845 ईस्वी में हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था। इस क्षेत्र को मूल निवासी को पलाया जनजाति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पालनी हिल्स में 92 में अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में स्थित है। तो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल है जो आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना का पूजा हॉल में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वान के रूप में जाना जाता है। तो पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है। ऐसे बहुत सा और भी चीजें हैं दोस्तों जो अकबर ने बनाया है, बहुत से ऐसे चीजें हैं। तो कुछ का नाम मैं बताता हूँ। आगरा का किला अकबर ने बनाया है। आगरा में बनाया है अकबर ने आगरा किला। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद बनाया है। बुलंद दरवाजा बनाया है अकबर ने ही बनवाया है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। और जामा मस्जिद दीन पनाह नगर किसने बैठाया था? दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। किसने? हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। बादशाह मस्जिद लाहौर में और औरंगजेब ने बनवाया था बादशाह मस्जिद। ठीक है, बादशाह मस्जिद लाहौर में औरंगजेब ने बनाया था। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है और इसको किसने? नूरजहां ने बनाया था जहांगीर का मकबरा को। शीश महल आगरा में शाहजहां ने बनाया है। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनाया है। और मोती मस्जिद दिल्ली में है जो औरंगजेब ने बनाया दोस्तों। और जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दिया हूं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 93 की ओर। 93 में कहा गया सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य देती है? सरकार है अनिवार्यतः कितनी फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा करती है? सरकार है जो मूलतः 23 फसलों का न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा करती है। कुल 23 फसलों पर करती है। और 1965 में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था कृषि मूल्य आयोग का गठन? तो 1965 में। और 1985 में इसका नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग रख दिया गया था, इसका नाम बदल करके। तो ऑप्शन नंबर ए 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थक मूल्य दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है नीलगिरी संरक्षण जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किस राज्य में है? तो नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार आपको तमिलनाडु में
केरल में और कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी, ये 3 राज्यों में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 95 में भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो भारत में दीपोर बिल रामसर साइट है जो आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। दीपोर बिल, दीपोर बिल कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है दीपोर बिल रामसर साइट्स। दीपोर बिल रामसर साइट्स आंध्र प्रदेश में है। और जो दीपोर बिल है आंध्र प्रदेश में है। और यदि हम देखें लोकटक झील रामसर साइट मणिपुर में है। मणिपुर में कौन सा रामसर साइट है? तो लोकटक झील है। रुद्र सागर झील रामसर साइट त्रिपुरा में स्थित है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। कोलोरी झील रामसर साइट आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू भी आंध्र प्रदेश में है। और दीपोर बिल भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। बस 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर नामक स्थान पर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना था। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था रामसर सम्मेलन में। वर्तमान में भारत के कुल 75 रामसर साइट है। कितने स्थान है भारत में? रामसर का कितने स्थान है? तो 75, कुल मिलाकर 75 रामसर स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस। और 2023 का थीम था वेटलैंड रेस्टोरेशन। 2023 का थीम था आर्द्र भूमि दिवस का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया है जो पुनर्जनन के विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? पुनर्जनन के विधि द्वारा। और स्क्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो स्क्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली वाली संरचना कौन सी होती है? तो वो अमीबा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अमीबा होती है अंगुली नामक संरचना। ठीक है, क्या होती है? अमीबा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 98 में इसमें कहा गया है, 98 में यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। किस यौगिक के कार्यात्मक समूह में OH होता है उस वर्ग की जानकारी हमें बताना है। तो एल्कोहल में OH होता है। एल्कोहल में क्या होता है? OH होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 99 में प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 99 में थोड़ा छोटा करना होगा इसको। प्रश्न नंबर 99 में देखते हैं, पूरा फिगर को हम लोग देख लेंगे एक बार में। अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाया अनुसार आपतित प्रकाश की किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? तो अवतल दर्पण में कौन सा सही है ये दिखाना है दोस्तों। यदि हम इसे देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चित्र नंबर डी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें 100 नंबर प्रश्न में कहा गया है दोस्तों कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत है जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ के मूलभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 101 में साइट्रस कैंकर एक है। तो साइट्रस कैंकर एक क्या है? साइट्रस कैंकर एक जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो साइट्रस कैंकर है दोस्तों। और साइट्रस कैंकर रोग कौन सा है? जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 102 की ओर। इसमें दिया गया 102 में मिश्रण का अनुपात, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो मिश्रण का निर्माण ठोस, द्रव और गैस प्रकार के तत्वों से होता है। मिश्रण का निर्माण ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के तत्वों से होता है। 103 में पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो पानी का घनत्व है जो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व दोस्तों, पानी का घनत्व यदि आपसे पूछ ले तो कितना पर सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। जबकि पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे अधिक होता है और घनत्व सबसे कम होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है पानी का घनत्व? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 104 की ओर। इसमें निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः निचले रंग के होते हैं? किस तत्व के लवण प्रायः निचले रंग के होते हैं? तो किस तत्व के लवण है जो निचले रंग के होते हैं? वो है सीयू। सीयू यानी कॉपर के तत्व का रंग नीले होता है। कॉपर का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 105 के निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में किसे कहा जाता है? वीडियो के रूप में। तो वीडियो के रूप में कहा जाता है किसे? तो मॉनिटर को वीडियो के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मॉनिटर को जाना जाता है वीडियो के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 121 की ओर। 21 में कहा गया है नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है दोस्तों? नींबू के रस का पीएच मान ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। लगभग 9 होता है नींबू के रस का पीएच मान। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, 2 होता है क्योंकि एसिडिक होता है नींबू का रस, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 होता है। कितना होता है, लगभग 2। यदि हम देखें कुछ कुछ और चीजों का रक्त मान देखें, जैसे मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान 7.36 से लेके 7.42 तक होता है मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त का पीएच मान देख लिए। उसी प्रकार आंसू का पीएच मान देखिए 7.4 से लेके या 6.4 से 7.6 तक होता है। ठीक है, आंसू का पीएच मान। मानव के पेशाब का जो रक्तमान है वो कितना होता है, 4.8 से 8.4 या 6 तक होता है। ठंडा पेय का पीएच मान 2.42 से 4 तक होता है ठंडा पेय का पीएच मान। और गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1 से 3 तक होता है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान। और विनेगर का पीएच मान 2.4 से लेके 3.4 तक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बी सही आंसर होगा। 2 होता है पीएच मान, नींबू का पीएच मान 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 122 की ओर। वर्ष 1987 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का अध्ययन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। किस नियम में यह कहा गया था, तो यह नियम था चार्ल्स का नियम के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, चार्ल्स का नियम में यह कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 123 की ओर। इसमें दिया गया है प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, तो प्रथम अनुवांशिक पदार्थ आरएनए हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा डी हमारा सही आंसर है, आरएनए है जो प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। 124 की ओर जल्दी देखें, इसमें दिया गया है अपवर्तित प्रकाश की माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को किसके संबंध में व्यक्त किया जाता है, तो अपवर्तित प्रकाश के माध्यम को दृष्टि भ्रांति के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, दृष्टि भ्रांति के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 125 की ओर। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म है, तो उपधातु का गुणधर्म कौन सा है, तो अर्धचालक है जो उपधातु का गुण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अर्धचालक उपधातु का गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अर्धचालक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 0.23 ग्राम सोडियम के जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा, तो मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2224 मिलीमीटर। कितना होगा, 224, इसका होगा कितना 112 मिलीमीटर होगा। सॉरी 224 नहीं, 112 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 127 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है, तो फाइलेरिया है जो मच्छर द्वारा फैलता है। फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहा जाता है। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है दोस्तों, क्यूलेक्स मादा मच्छर के द्वारा फैलता है कौन, फाइलेरिया। फाइलेरिया में लिम्फ प्रवाहित होती है और हाथी पांव रोग का कारण निम्नलिखित में से फाइलेरिया ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर फाइलेरिया है जो मच्छर से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 128 की ओर। 128 में कहा गया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विभाजन को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में तो उसे कहा जाता है ऑक्सी शोषण कहा जाता है, अनऑक्सी शोषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अनुपस्थित है ऑक्सीजन जिसमें नहीं है उसे अनऑक्सी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है कि सीरीज में 4 प्रतिरोध है जिनमें से 1/4 है, उसका अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा, तो श्रेणी क्रम में है, तो 1/4 प्लस 1/4 जोड़ दीजिए, 4 में 1/4 हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 हो गया, 4/4 हो जाएगा, यानी 1 होगा, ओम होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 130 की जो ओर चलते हैं, इसमें दिया गया है 130 में यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। यदि मेढक टिड्डे को खा रहा है, ऊर्जा स्थानांतरण है जो किस ओर होगा, जो प्रश्न पूछा है, ऊर्जा का स्थानांतरण है प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 131 की ओर, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा हुआ है, तो एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक के नाम में ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, एल्डिहाइड के अल जुड़ा हुआ है लास्ट में प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 132 की ओर। 32 में कहा जा रहा है श्वसन तंत्र के संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार से के प्रदूषण के कारण होता है। श्वसन तंत्र का जो रोग है किस कारण से होता है, किस प्रदूषण से होता है श्वसन तंत्र का रोग, तो वायु प्रदूषण से होता है श्वसन तंत्र का रोग। 133 की ओर चलते हैं,
उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? उपास्थि किसमें नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो उपास्थि नाक में, कान में और कंठ में उपास्थि पाई जाती है, जबकि किसमें पाई नहीं जाती है? वृकक में उपास्थि नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वृकक में उपास्थि पाई जाती है, नाक में, कान में और आंख में, नाक, कान और कंठ में उपास्थि पाई जाती है, जबकि वृकक में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। तो इसमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय क्या है? तो 3 सेंटीमीटर मोटे गुटके को पार करने के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय क्या होगा? गुटके की मोटाई बटे प्रकाश की चाल। इस पर बैठा दीजिए तो ऑप्शन आ जाएगा 1.1 ns। क्या आएगा आंसर? 0.1 ns आएगा। और यदि हम पूरा हल करें, कितना आंसर आएगा? 0.1 ns। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 135 की वजह देखें, यह एक अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। इस वीडियो का 16वां नंबर वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, 35 नंबर। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यदि आप लोग को भारतीय संविधान से संबंधित पूरी चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ना, चैप्टर वाइज प्रश्न पढ़ना हो, प्रीवियस प्रश्न, घटना चक्र को से पूछा हुआ प्रश्न, पीसीएस एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न पढ़ना हो, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर उपलब्ध है दोस्तों भारतीय संविधान के नाम से। और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और भारतीय संविधान से भी घटना चक्र प्रीवियस बुक पूरी उपलब्ध है, उसका भी प्लेलिस्ट शामिल है, उसका भी लिंक मैं इसमें दे दूंगा। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो उसे देखें और उसका लाभ उठाएं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न में हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा के दबाव को हम क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हवा के दबाव को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।